आपकी क्लास 9 में पाठ 6 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका नाम है ऊतक। पाठ 5 में मैंने कोशिका के बारे में पढ़ाया था और पाठ 6 है आपका ऊतक। मैंने पिछली क्लास में जंतु ऊतक शुरू कर दिया था, उसके 6 भाग मैंने आपको बताए थे। 6 में से 4 मैंने कल पढ़ा दिए थे और आज बचे हुए 2 अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 5, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो घन के आकार की होती हैं। घन कैसा होता है? जैसे आपका चौक का डिब्बा, वो एक घनाकार है। तो इस तरीके से इसमें घनाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड का पैकेट होता है उस तरीके से। ये स्तंभाकार है, लंबी ज्यादा है। और घनाकार का मतलब जैसे चौक का डिब्बा है या कोई बॉक्स है, वो घनाकार होता है। पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है वृक्क नलिका में, जहां से मूत्र आता है। लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों की वाहिकाओं में। लार आपके मुंह में लार ग्रंथियां, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, याद रखना। कितनी जोड़ी है? 3 जोड़ी। 2 जीभ के नीचे है, 2 ऊपर, 2 पीछे की तरफ नीचे। तो इस तरीके से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों की वाहिनियों में जननों की एपिथेलियम में। एपिथेलियम वही ऊपरी परत, किसी भी अंग की ऊपरी परत या आंतरिक मुलायम परत को एपिथेलियम कहते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने इसका चित्र बनाने का प्रयास किया। इसके बाद आता है ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। इनमें स्रावित ग्रंथियां होती हैं, मतलब जिनसे कोई द्रव पदार्थ निकलता है। संरचना में ये भी लगभग ऐसी होती है, बस कोई एक ग्रंथि उल्टी हो जाती है। लिखा भी है मैंने कि यह अंदर की ओर मुड़कर ग्रंथि का निर्माण कर लेती है। मतलब इस तरीके से नीचे से तो मोटी हो जाएगी और ऊपर से पतली हो जाएगी और एक ग्रंथि के समान बन जाएगी। उसका मुंह होगा, जैसे हमारी त्वचा से पसीना निकलता है, वो एपिथेलियम ग्रंथिल ऊतक होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये 6ठे प्रकार का ऊतक मैंने आपको पढ़ाया, एपिथेलियम ऊतक, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। इसमें ग्रंथि होती है। तो इस प्रकार ये 6 के 6 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। ये कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार की कोशिका इनके अंदर होती है, वो तो नाम से स्पष्ट है सभी में। अब आगे पढ़ते हैं हम नया ऊतक, संयोजी ऊतक। ये संयोजी मतलब जोड़ना, तो विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं ये ऊतक, संयोजी ऊतक। सुरक्षा भी देते हैं, सहारा भी देते हैं और दृढ़ता भी प्रदान करते हैं, मजबूती भी प्रदान करते हैं हमें। इनकी संख्या शरीर में थोड़ी कम है। आपस में जुड़ी कोशिकाएं होती हैं। आधात्री मतलब जो लिक्विड होता है वो या तो तरल होगा या थोड़ा गाढ़ा होगा या बहुत कठोर भी हो सकता है। संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में बात करें तो संयोजी ऊतक भी एपिथेलियम ऊतक की तरह 6 प्रकार का है। रक्त, रक्त मतलब रुधिर, खून, ब्लड। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, बोन। स्नायु और कंडरा, ये धागों के समान होते हैं और पेशियों और हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उपास्थि, एक तो आपने हमारे शरीर में देखा होगा बहुत कठोर भाग होता है हड्डी, लेकिन हड्डी की तरह थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैसे कान में है, कान में ये बहुत हार्ड तो नहीं है पर उतना सॉफ्ट भी नहीं है, वापस आ जाता है। इसे कहते हैं उपास्थि। ये कान में है, नाक में भी है और भी एक दो जगह होगा शरीर में। अगला है एरियोलर और वसा में ऊतक। तो ये 6 प्रकार के ऊतक हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया संयोजी ऊतक और उसमें
पहला जो संयोजी ऊतक है वो है रुधिर, जिसे हम रक्त या ब्लड भी कहते हैं। ये एक तरल संयोजी ऊतक है, तो आप जानते हैं लिक्विड है, बहता है पूरे शरीर में। इसके दो घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिका है। मतलब एक तो पानी जैसा भाग होता है और उसमें फिर कुछ कण भी घुले होते हैं, उन्हें हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा की, तो रुधिर का जो लिक्विड भाग है वो प्लाज्मा है। लगभग 55% रुधिर में यही होता है, 55 से 60% तक भी ये होता है। ये पीले रंग का एक तरल पदार्थ है, लेकिन ब्लड तो हमें लाल दिखाई देता है। वो कैसे, वो बताते हैं। इसमें लगभग 90% पानी होता है, जल होता है। हमारे शरीर में भी लगभग 90% तो 70% तो लगभग जल है हमारी बॉडी में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें घुली होती है रुधिर कणिकाओं के अलावा। ये तो काफी बड़ी होती है, इसलिए कणिका कहते हैं। छोटे छोटे अणु हैं, जैसे लवण कार्बनिक भी हैं, अकार्बनिक भी हैं। ग्लूकोज घुला होता है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, हार्मोन, पचे हुए और अनपचे हुए भोज्य पदार्थ भी होते हैं। O2 ऑक्सीजन भी होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होती है। कार्य क्या है इसका, प्लाज्मा का? ये एक प्रकार की प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजन। क्या करता है वो? रुधिर को जमाने में काम आता है। रुधिर के जमाने से क्या मतलब है बच्चों? आपने दही का जमना तो देखा होगा। दूध में जब खट्टा लगा देते हैं या थोड़ी दही डाल देते हैं तो वो भी जम के गाढ़ा हो जाता है। तो यस, इसी प्रकार जो रुधिर होता है वो भी एक समय गाढ़ा हो जाता है। किस समय गाढ़ा होता है रुधिर? देखो बच्चों, जब आपको चोट लगती है कहीं पर, तो वहां से ब्लड निकलता है। जब ब्लड निकलता है तो कुछ देर बाद चोट वाली जगह पर ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां खून गाढ़ा हो जाता है। इसको कहते हैं हम रुधिर का जमना। तो ये जो रुधिर का जमना है ये इसी फाइब्रिनोजन प्रोटीन से होता है, इसलिए ये बहुत काम का है बच्चों। अगर रुधिर जमेगा नहीं, चोट से निकलता रहेगा, तो हमारे शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे लिए। तो रुधिर के जमने में भी काम आता है। प्रतिरक्षी के संश्लेषण को उत्तेजित करता है। अब ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी वो पदार्थ होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। जो शरीर में अनावश्यक जीव आ जाते हैं उनसे लड़ते हैं। अनावश्यक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कीटाणु, इस तरह के बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनसे फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें मारते हैं। तो उनके बनने को ये उत्तेजित करता है। और वो जो बनते हैं उन्हें प्रतिजन कहते हैं। प्रतिरक्षी बाह्य पदार्थ हो, जैसे जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है, उन्हें खत्म करता है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको प्लाज्मा पढ़ाया, उसकी संरचना, उसके कार्य बताए। अब जो दूसरा घटक है रुधिर कणिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये 3 तरह की हैं, लाल, सफेद और है प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी, इन्हें छोटे में आरबीसी भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं की जो कोशिकाएं होती है, ये कणिकाएं जो होती है चपटी होती है, अंडाकार होती है। हीमोग्लोबिन के कारण इनका लाल रंग होता है। इनका लाल रंग क्यों होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन के कारण। और इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। ठीक है, और इनके कार्य क्या है? O2 व CO2 का संवाहन। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाती है, फिर फेफड़ों से रुधिर में ऑक्सीजन घुल जाती है, फिर उस ऑक्सीजन घुले हुए रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचा देती है। ये इनका मुख्य कार्य है। इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो, हड्डियों में जो अस्थि मज्जा होता है उसमें इनका निर्माण होता है।
लेकिन जो भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब छोटा जीव, जब वो बड़ा हो रहा होता है उसमें यकृत व प्लीहा में इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल कितना है? इनका जीवन काल 100 से 120 दिन है। 100 से 120 दिन के बाद ये मृत हो जाती हैं और मृत कोशिकाओं को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये लाल रुधिर कणिकाएं का मुख्य जो कार्य है वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। तो बच्चों, ये मैंने रुधिर प्लाज्मा और लाल रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से 2 चीजों के बारे में बताया है। इन्हें कॉपी पर नोट करते रहें, समझते रहें, और कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर सकते हैं, या बार बार मेरे वीडियो को देख देख कर भी आप याद कर सकते हैं। जितनी बार देखोगे वीडियो को उतना ज़्यादा याद होगा। चलिए मैं हट जाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम पढ़ते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इन्हें हम WBC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, WBCs ऐसे। ये थोड़ी लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है। महत्वपूर्ण बात है, इनमें केंद्रक भी होता है, लेकिन इनका आकार कोई नियमित नहीं होता। जैसे अमीबा होता है ना, अपना आकार टेढ़ा मेढ़ा बदलता रहता है, तो इनका आकार भी कोई नियमित नहीं है। इनमें कोई रंगीन पदार्थ नहीं होता। जैसे लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों थी? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन पदार्थ है। इनमें वर्णक नहीं है, रंगीन पदार्थ नहीं है। इनका निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में और इनका निर्माण प्लीहा में होता है। इनका जीवन काल बहुत कम का है, 1 से 4 दिन होता है। ये कई प्रकार की होती है, इसके प्रकार आप हो सकता है बड़ी कक्षाओं में पढ़ें। कार्य क्या है इनका? इनका कार्य है रोगाणुओं का भक्षण। ये शरीर के अंदर बीमारी करने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का उनको खा जाती है, उन्हें मार देती है। प्रतिरक्षा, इस कार्य को प्रतिरक्षा कहते हैं, रक्षा करना हमारा। एंटीजन मृत व टूटी कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है। तो रुधिर में जो मृत कोशिकाएं हैं, जो टूटी हुई कोशिकाएं जो किसी काम की नहीं है, उन्हें ये खा जाती हैं और रुधिर को इस प्रकार ये साफ भी करती रहती हैं। इसके बाद आता है नंबर 3, प्लेटलेट्स। ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बहुत छोटी होती हैं। प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन होती हैं, द्विउत्तल। द्विउत्तल मतलब दोनों तरफ से उभरी हुई ऐसी प्लेट के आकार की होती है। 2 से 5 लाख प्रति घन मीटर, प्रति घन में ये 2 से 5 लाख होती है। तो प्रति 1 घन मिलीमीटर में, 1 घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर में 2 से 5 लाख। बच्चों, आपने एक बीमारी सुनी होगी, डेंगू। डेंगू बीमारी जो होती है उसमें ये इतनी खतरनाक क्यों है डेंगू बीमारी? क्योंकि ये हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इस बीमारी में 2 से 5 लाख होनी चाहिए, वो 2 लाख से भी कम हो जाती है। कभी कभी प्रति घन मिलीमीटर ये 10,000 20,000 ऐसे रह जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनाना। रुधिर इतना पतला हो जाता है कि वो ऐसे ही अपने आप बहने लग जाता है, नाक से, आंखों से, कान से अपने आप बहने लगेगा। जब बहुत कम हो जाएगी और इस स्थिति में या ऐसी स्थिति में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इनका 2 से 5 लाख के बीच बने रहना बहुत जरूरी है। और डेंगू में ये सामान्य बनी रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी आप दवाई ले सकते हैं या कोई देसी चीज़ें जिन्हें खाने से बढ़ती है, जैसे फ्रूटी पीने से, मीठी चीज़ों को लेने से, रेशेदार रस फ्रूट जूस लेने से बढ़ जाती हैं। और ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। स्तनधारी वो जंतु होते हैं जो बच्चे देते हैं या अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आपको
एपिथेलियम ऊतक के 2 प्रकार पढ़ाए और संयोजी ऊतक का एक भाग पढ़ाया, रुधिर। और रुधिर के जो भाग थे प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, उनको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया मैंने, कुछ अच्छी बातें बताई। इन सबको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, वीडियो बार बार देखते रहेंगे, पुराने वीडियो से कनेक्ट करते रहेंगे। जैसे ये दूसरा भाग है तो पहले वाले भाग को भी इसके साथ देखें। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब लिंक जुड़ेंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समय का सदुपयोग करते रहिए और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने से बचाइए। बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि कक्षा में आइए, इसी प्रकार की पढ़ाई की आदत डालिए। हो सकता है आने वाले समय में आपको इसी प्रकार पढ़ना पड़े, हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। तो इसलिए बच्चों, अपने भविष्य को बनाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपने चारों तरफ सफाई रखें और पढ़ाई करते रहें। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि आपने बनना क्या है, और उसे ध्यान में रखकर आपका पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, तो इसी के साथ गुड लक, गुड बाय।